हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी। इस ऐप में आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और वर्ग 3 के लिए टेस्ट सीरीज, साथ में एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स, एमपीएसआई कांस्टेबल के प्रिंटेड नोट्स और फुल कोर्स भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम में से हर कोई नॉलेज लेना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्ञान और जानकारी में बड़ा अंतर है। आप दुनिया की तमाम जितनी चीज़ों को जानते हो वो केवल मात्र जानकारी है। अगर कोई सही ज्ञान है तो वो स्वयं को जानना, खुद को खोजना और खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम में से हर किसी को इस ज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए और इस ज्ञान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, तो किन शहरों के बीच में होगा? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। दूसरा प्रश्न, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास पास एक्स हिंद महासागर में शुरू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में। चौथा प्रश्न है कि नई आरबीआई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट को कितना रखा गया है? तो इसमें 4%। और पांचवा प्रश्न है कि कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में प्रथम कौन है? तो रोशनी नाडर। और छठवां प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है? तो ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य के शिक्षक रंजीत सिंह दिसालेका को ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। और आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में पास किया गया है। नवा प्रश्न है कि भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं राधाकृष्ण नायर। और 10वां प्रश्न है कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुलदीप हांडू। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नए बनने वाले संसद भवन में कितने सांसदों के लिए सीटें होंगी? तो ये जो नया संसद भवन बनना है, इसमें 1224 यानी कि 1224 सांसदों के लिए सीटें होंगी। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है, डिटेल में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को, आज है 7 दिसंबर, आज से 3 दिन बाद 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे, यानी इसका फाउंडेशन रखा जाएगा, जिसका मॉडल इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। इसका निर्माण कब तक पूरा होना है? 2022 तक इसका निर्माण पूरा होना है। और 2022 जो है 75वीं सालगिरह है। ये आपको याद रखना है कि 2022 जो है भारत की 75वीं सालगिरह होगी स्वतंत्रता की। तो इसके पूरा होने तक इसकी उम्मीद है और इसकी अनुमानित लागत जो है वो है 971 करोड़ रुपए। टाटा कंपनी ने इसका ठेका प्राप्त किया है। और नई जो इमारत बनेगी उसमें 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए 888 सीटें होंगी और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 326 सीटें होंगी। बात करें दूसरे प्रश्न की कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये या इसको हम झंडा दिवस भी कहते हैं शॉर्ट में, ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्रित करना, यानी कि इस सेना दिवस के उपलक्ष्य पर सैनिकों के लिए धनराशि एकत्रित की जाती है। ये जो दिवस है 1949 से लेकर हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और इस दिवस पर धन एकत्रित जो किया जाता है वो सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर ये प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और इसके एवज में 100 रुपये 200 रुपये जो भी इसकी फीस होती है वो वसूली जाती है, राइट। और इस झंडे में 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला, जो तीनों भारत की सेनाएं हैं उनको ही प्रदर्शित करता है। बात करें तीसरे प्रश्न की कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 में कुल सैन्य ताकत में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 जारी की गई है और कुल सैन्य ताकत के मामले में 138 देशों की सूची में चाइना नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है, ये आप याद रखेंगे।
चाइना की सेना में कुल 21,83,000 लोग शामिल हैं, जबकि भारत की जो सेना है उसके पास करीब 14,44,000 जवान हैं। इस सूची में भारत चाइना के बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर है, उत्तर कोरिया चौथे नंबर पर है और रूस पांचवें नंबर पर है। याद रखिएगा, रूस बहुत बड़ा देश है जबकि उत्तर कोरिया बहुत छोटा सा देश है। उसके बावजूद भी उत्तर कोरिया में ज़्यादा सैनिक है बनस्पत रूस के। सबसे कम सैनिक वाले देशों की बात करें तो सूरीनाम के पास केवल 1,850 सैनिक है, मोंटेग्रो के पास 2,000 सैनिक है और लाइबेरिया के पास 2,100 सैनिक, यानी सबसे लास्ट नंबर पर 138वें नंबर पर सूरीनाम है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस जो मनाया गया वो 4 दिसंबर को मनाया गया। 4 दिसंबर 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में मनाया गया। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 4 दिसंबर 2020 इसको मनाया गया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स के रूप में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की, जो कि पांचवा प्रश्न है कि आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया है। तो आयुष मंत्रालय जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर इस परिषद का गठन करेगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ये दोनों मिलकर एक निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करेंगे और आयुष के क्षेत्र के अंदर निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, इसी के लिए मूल्य और गुणवत्ता को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। बात करेंगे हम छठवें प्रश्न की कि 2020-21 के लिए फिक्की FICCI इसके अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है उदय शंकर को। कौन है उदय शंकर और फिक्की क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब जान लीजिए। तो उदय शंकर जो हैं इनको 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और ये स्थान लेंगे वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी का। उदय शंकर क्या है, तो ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष हैं और साथ में स्टार इंडिया और वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे हैं। बात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की करें तो 1927 में यानी भारत की आज़ादी के काफ़ी पहले इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला माने जाते हैं। घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम टंडन और ठाकुरदास। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि देश के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं। तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमवीर सिंह, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये परमजीत सिंह है। ये देश के पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। याद रखिएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में कौन है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह फिलहाल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का पद संभाल रहे हैं, DDMO इसे कहा जाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ये 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसकी प्लानिंग में भी शामिल थे। बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि किस देश ने मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है और ये विधेयक पारित किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिकी संसद का जो निचला सदन है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, इसने एक कानून पारित किया है जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्य और उनके जो विचार हैं उस पर अध्ययन के लिए भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। कानून में प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अमेरिका भारत गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन इसकी स्थापना करेंगे, यानी कि अमेरिका और भारत मिलकर गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना करेगा। इसका काम होगा कि मार्टिन लूथर किंग और जो महात्मा गांधी के विचार थे उन विचारों को दुनिया भर के अंदर फैलाया जाए। बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करें, यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन DC, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका भारत के जस्ट अपोजिट में पीछे की तरफ स्थित है। ये आप भारत देख पा रहे होंगे यहाँ से अगर जस्ट पीछे देखेंगे तो ये अमेरिका स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। याद रखिएगा अमेरिका किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में।
ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में, नीचे इसकी सीमा मैक्सिको के साथ में, जबकि अमेरिका के जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है। अमेरिका का एक राज्य अलास्का है जो यहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी पूर्वी क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो ये वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर आपको स्टार दिखाई दे रहा है, ये वॉशिंगटन डीसी, ये इसकी राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने रहा है कि किस देश ने पूरी दुनिया पर निगरानी करने वाला उपग्रह गाओफेन 14 स्थापित किया है, और इसको स्थापित किया गया है चाइना के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन पे सही टिक दिख रहा है, ये गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो चीन ने निगरानी उपग्रह गाओफेन 14 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया, और ये पूरी दुनिया पर नज़र रख सकेगा। यानी कि इस उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की नज़दीक तस्वीरें चाइना ले पाएगा। साथ ही चीन ने एक और कारनामा किया है कि चांग 5 ये यान भेजा है जो चंद्रमा से नमूने इकट्ठे करेगा, और अब यह पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार है। यानी कि इसने नमूने इकट्ठे चंद्रमा पर कर लिए हैं और ये सफल होता है, पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आता है, तो अमेरिका और रशिया के बाद में तीसरा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा से नमूने इकट्ठे करके लाएगा। जापान ने इसके साथ ही पृथ्वी के 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रियुगु नाम का एक क्षुद्रग्रह, इसके लिए हायाबुसा 2 नाम का एक अंतरिक्ष यान भेजा था, और इससे सैंपल लेकर वापस लाने में इसने सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया में ये वापस आ गया है। बात करें चाइना की, तो यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी युआन है। चलिए मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर आप देखेंगे ये रेड कलर का जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, यही चाइना है, जिसकी राजधानी बीजिंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो वो जो जगह है तो वो इस कोने में, यानी कि उत्तर की तरफ है, राइट। आसपास कौन कौन से देश लगे, तो ऊपर इसके साथ में रशिया लगा हुआ, इधर मंगोलिया लगा हुआ, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान लगा हुआ, और भारत की तो बहुत बड़ी सीमा नेपाल भूटान की सीमा भी लगी है। नीचे म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सीमा लगी है, तो ये आप याद रखेंगे। इस तरफ देखेंगे तो भारत के साथ में सीमा को विवाद चाइना के साथ लगातार बना हुआ है। ये जो ग्री कलर की एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर है मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच में है, जिसको चाइना मानने से इनकार करता है, और ये वो क्षेत्र है जिसको अक्साई चीन कहा जाता है। इस पर चाइना का कब्जा है। ये भारत का लद्दाख क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है कि भारत ने किस देश को T20 श्रृंखला 2-0 से हराकर जीत ली है, और ये जीती है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 मैचों की एक सीरीज का जो दूसरा T20 था, इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया, और इस प्रकार से दोनों लगातार मैच जीतकर 2-0 से ये सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है। भारत की T20 की ये लगातार 9वीं जीत है, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की 4थी टीम बन गई है। ये आपको याद रखना है। इससे पहले एक ODI वनडे इंटरनेशनल की सीरीज हुई थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर सीरीज जीती थी। ये सीरीज भी 3 मैचेस की है, इसमें भारत ने 2 मैच जीत लिए हैं, तो ये सीरीज भारत ने जीत ली है T20 की। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान का है। इसने लगातार 12 मैचेस जीते हैं। ये था हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्रिकेट टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी कंफ्यूज दिखे। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि MPL जो है वो किट स्पॉन्सर बना है। पहले रिबूक हुआ करता था, पहले नाइकी हुआ करता था। इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा होगा टीम इंडिया की जो जर्सी है उस पर। तो ये अब कौन बन गया है, तो अब बन गया है ये कौन, MPL। ये आपको याद रखना है। जबकि बायजूस क्या है, तो बायजूस जो है वो उस पूरी जो जर्सी है उसका ही स्पॉन्सर है। जैसे पहले सहारा हुआ करता था, बाद में स्टार बना, अब बायजूस जो सेंटर में देखते होंगे बायजूस लिखा रहता है, राइट। ये आपको याद रखना था। अब आगे बढ़ेंगे, आज के सवाल की बात करेंगे। आज का हमारा सवाल है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।